हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो MCQ जीके क्वेश्चन चल रहा था, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए क्वेश्चन, तो आपके जो कि यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसूची धारा 20 तक यहाँ पे क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ से अगला आप आज बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर जिन लोग पहला पार्ट नहीं देखोगे जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए क्वेश्चन है। तो आज बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी अनुसूचियाँ सूचीबद्ध है? तो 25, 32, 42 या 37। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 42। तो भारतीय संविधान के अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी अनुसूचियाँ सूचीबद्ध है? तो 42 अनुसूची यहाँ पे जनजातियों में सूचीबद्ध है। तो याद रखिएगा, धारा 20 में टोटल 42 जनजातियाँ सूचीबद्ध है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 अनुच्छेद 342 के तहत छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि यह 161 उप समूह में विभाजित है। तो याद रखिएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया एवं डोरला इस राज्य के निम्नलिखित की जनजाति की उप जनजातियाँ? तो बैगा, गोंड, कंवर, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गोंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड। तो ये मुरिया और आपका जो मरिया और मुरिया एवं डोरला जो कि इस राज्य की किसकी जनजाति की उप जनजाति हैं? तो गोंड जनजाति की। ये सब आपका मरिया, मुरिया और डोरला जो कि आपकी गोंड जनजाति की उप जनजातियाँ हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है? तो वेरियर एल्विन ने, श्यामचरण दुबे, वास्को डी गामा ने, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, वेरियर एल्विन ने। राज्य की यहाँ पे जनजातियों की संस्था जो घोटुल का अध्ययन किसने किया है अध्ययन? तो आपके वेरियर एल्विन ने, जो कि इस राज्य की जनजातियों की संस्था आपको घोटुल का अध्ययन वेरियर एल्विन जी ने किया है। तो याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वेरियर एल्विन द मोड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द गरिया और द बैगास। तो यहाँ पे श्यामचरण दुबे जो कि द कमार को इन्होंने अध्ययन किया गया है। तो वेरियर एल्विन द्वारा आपका द मुड़िया एंड देयर घोटुल, इसके बाद द गौर, द गरिया और द बैगास, इसका सही आंसर हो जाएगा। और श्यामचरण दुबे इन्होंने द कमार का अध्ययन इन्होंने किया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया? तो 1 जनवरी 2022 से, 1 जून 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, 1 जुलाई 2017 से इस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। 1 जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है। तो वस्तु एवं सेवा कर 8 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था है। 1 जुलाई 2017 से सेवा कर प्रारंभ किया गया है संपूर्ण भारत में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अचल कुमार ज्योति, विनोद सिंह है, आपका उर्जित पटेल, चौथा ही इनमें से कौन? तो भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन है? तो अचल कुमार ज्योति जी। तो भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि 2022 में सुशील चंद्र, जो कि 24वां है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाए, भारत के अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त 2022 में सुशील चंद्र जी हैं, जो कि 24वां स्थान है इनका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के निम्न किस शहर में जुलाई 2017 में आपके G20 शिखर सम्मेलन हुआ? तो म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, हैम्बर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो न्योप्यनहा, आपका प्योंगयांग, सियोल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी है? तो प्योंगयांग, जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के जो कि राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद जी, याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित की स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया? तो निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, सूचना आयोग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा यहाँ पे निर्वाचन आयोग का जो कि गठन का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिए, आपके 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है
तो आपका केवल वित्तीय संस्थाओं में ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है, और दूसरा केवल वित्तीय संस्थाओं को ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता जो कि आपका पात्रता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों के कृषक पात्र हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों पहला और दूसरा जो कि यह कृषक पात्रता जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सही है। अगला क्वेश्चन तरफ तो यहाँ पे नोट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि यहाँ से आपके बीमा से कई बार प्रधानमंत्री से जो कि यहाँ पे योजना को पूछ दिया जाता है। तो प्रारंभ 13 मई 2016 को स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा को, जो कि विभाग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा, और लाभार्थी देश के किसान जो कि भारत के सभी को उनको आपका लाभार्थी भारत के सभी किसान को योजना केंद्र सरकार द्वारा जो कि आपकी प्रवर्तित है। सहायता राशि 2 लाख तक का इसमें बीमा जो कि प्रावधान किया गया है। उद्देश्य है इसका किसानों को सशक्त और जो कि लाभान्वित करना, इसमें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना का उद्देश्य है। और प्रीमियम की तिथि खरीफ के लिए जुलाई व रबी के लिए दिसंबर माह की अंतिम तारीख, और अंतिम तारीख वर्तमान खरीफ 31 जुलाई 2022 से आपका रबी 31 दिसंबर 2022 तक। तो याद रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जो कि किस बिंदु से पृथक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। NRLM ने आपका SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से इस बिंदु से पृथक है, तो आपके इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। NRLM ने जो कि SGSY के आवंटन जो कि आधारित रणनीति के स्थान पर मांग के आधारित रणनीति को अपनाया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो यहाँ से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले देख सकते हैं। तो प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना को लाया गया है, द्वारा आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको लाया गया है। बीमा है प्रति व्यक्ति 1,25,000 जो कि इसमें दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे 10,000 की अधिकतम सीमा भी इसमें दिया जाएगा। तो इसमें जो प्रीमियम लाभांश केंद्र सरकार का 75% रहेगा, और राज्य सरकार का यहाँ पे 25% हिस्सा जो कि केंद्र का 75 और राज्य का 25% जो कि लाभांशी को जो कि दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे NRLM कहा जाता है, तो प्रारंभ आपके जून 2011 में इसको पुनर्गठित किया गया है। 2016 में नाम परिवर्तन कर दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम रखा गया। याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना चेंज कर आप जो कि इसको परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। तो याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। तो गरीब की भागीदारी पहचान या PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर जो कि यहाँ पे लक्षित परिवार की पहचान किया जाता है। तो PIP जो कि आपका पार्टिसिपेटरी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर्स जो कि के द्वारा लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन याद रखिएगा, इसके अंतर्गत परिवार की पहचान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्वर्गीय सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें जो कि परिक्रमी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक कोष, तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। तो NRLM के अंतर्गत 4 विधि निधियां प्रदान की जाती हैं: चक्री निधि, सामुदायिक निवेश सहायता कोष, जोखिम न्यूनीकरण निधि और लाइवलीहुड निधि इसमें जो कि यहाँ पे प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी NRLM के अंतर्गत जो कि प्रमोचित एक विशेष योजना है। तो आपका जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, जो कि यहाँ आपके NRLM के अंतर्गत यहाँ प्रमोचित एक विशेष योजना है। तो याद रखिए, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो कि यह विशेष योजना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। यहाँ पे मंत्रालय द्वारा ग्रामीणों को जहाँ पे उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराया जाता है, इससे संबंधित है तब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। तो यहाँ पे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम कब लाया गया? 2006 में अधिनियम को लाया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से आजीविका उपलब्ध कराता है। तो याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे NREGA जो कि किस वर्ष से लागू किया? 2001 में, 2002 में, 2005 या 2007 में? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि किस वर्ष से लागू किया है? तो 2005 में इसको लागू किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिए 2005 में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका नारियल जटा आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि। तो यह आपका जो कि ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है कृषि। बाकी नारियल आटा आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग, ये सभी आपके ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत आता है। बाकी कृषि इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जिसे KVIC के गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1956, 1957, 1988 या 2001 में? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जिसे KVIC का गठन किस वर्ष पारित संसद में एक अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1956 के जो कि 1956 में जो कि पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था 1956 में, याद रखिए वर्ष को। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है तो 10 से 20, 10 से 25, 20 से 50 या 50 से 60। तो सामान्यतः स्व सहायता समूह सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 20 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, M स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति एवं वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित। कई बार एग्जाम में पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, इसे पूछ देता है। तो M स्वामीनाथन और आपके हरित क्रांति एवं वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो याद रखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान आपके मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। तो यहाँ एक ही भूमि फसल की खेती करते हैं और पशुओं का पालन करते हैं, जो कि यहाँ आपके मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 25 दिसंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपका जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो कौशल योजना है, जो कि यह आपके विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह संचालित किया गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 दिसंबर 2014 को इसको लाया गया है। तो यहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत यहाँ भारत सरकार द्वारा इस योजना को लाया गया है, जिसमें ग्रामीणों के लिए उनके विकास के लिए इसको लाया गया है। तो आज क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन तो यहीं को रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए आज के लिए बस इतना, थैंक यू।